नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिस्ट्री की क्लास होती है जिसमें हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों हिस्ट्री की क्लास प्रत्येक दिन करने का काम करते हैं। पिछले कुछ दिनों से साथियों हिस्ट्री की क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी कारणवश आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी, जो कि अगर हम सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर अगर बात करें तो यही हमारी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल की अगर बात करें तो यही दो क्लासेस साथियों थोड़ी सी हम लोगों के पीछे हैं जो हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन अगर सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर हम बात करें तो हमारा जो इससे पहले का जो बाल विकास और हिंदी की बात करें, बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी की बात करें तो उसका साथियों 90% से 95% सिलेबस हम लोगों का समाप्त हो चुका है। एग्ज़ाम होने से पहले पहले उन दोनों के सिलेबस को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ख़त्म भी करूँगा। लेकिन यही दो सब्जेक्ट अगर मैं बात करूँ सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर तो हमारा दो सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इतना भी मैं पढ़ाया हूं कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो है साथियों सी टेट के ही एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हिस्ट्री की बात करें साथियों तो ये हमारे द्वारा जो क्लास दी जाती है प्रत्येक दिन यह क्लास अब आज से रेगुलर क्लास होगी साथियों। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के कंबाइंड सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन ये हिस्ट्री की क्लास दी जाती है साथियों आप लोगों को, जो कि यह हम लोगों की 11 नंबर की क्लास होगी। ये हम लोगों की 11 नंबर की क्लास होगी साथियों, जिसमें हम लोग हिस्ट्री की बिल्कुल अच्छे से थ्योरी की क्लास करते हैं, विस्तार के साथ चीज़ों को समझते हुए जो फैक्ट होते हैं उसे भी या और भी चीज़ें जो होती हैं हिस्ट्री की ये क्लास हम लोग करते हैं। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, साथ ही साथ अपने हाथ से लिखे हुए प्रॉपर नोट्स भी अपनी बनाया करिए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, काफ़ी हेल्प मिले। रिवीजन करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। तो साथियों हिस्ट्री की ये 11 नंबर की क्लास हम लोग आज की क्लास में करेंगे। पिछली क्लास में अगर बात करें साथियों तो हम लोग वैदिक काल से रिलेटेड कुछ वेदों की चर्चा कर रहे थे। वैदिक काल नामक चैप्टर था साथियों, उसमें हम लोग कुछ वेदों की चर्चा कर रहे थे, जैसे कि हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद ये सब क्या होते हैं इनके बारे में और विस्तृत जानकारी जो भी होती है उसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ने का काम किए थे। आज साथियों हम लोग हिस्ट्री की क्लास को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उसी के जहां से मैं पिछली क्लास पढ़ाया हूं आप लोगों को, उसी के जस्ट आगे से इस क्लास को हम फिर से शुरू करेंगे। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों का टॉपिक होगा उसी वैदिक काल से वाले चैप्टर से ही रिलेटेड, अगर हम बात करें तो उसी से संबंधित रहेगा साथियों। इसमें टॉपिक बस जरूर आगे बढ़ाएंगे हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेदांग और सूत्र साहित्य क्या होता है। वेदांग और सूत्र साहित्य। वेदांग वेदांग और सूत्र साहित्य क्या होता है, इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहीं से। वेदांग और सूत्र साहित्य की हम बात करें तो इसके बारे में साथियों हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे साथियों वेदांग जो होता है इसे स्मृति भी लोग कहते हैं। वेदांग जो होता है इसे स्मृति कहते हैं। अब स्मृति इसे क्यों कहते हैं ये भी जानने का विषय है। तो स्मृति साथियों इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह मनुष्यों की कृतियां मानी जाती, इसमें वेदांग जो होता है इसमें मनुष्यों की कृति पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं स्मृति। मनुष्यों की कृति के कारण, मनुष्यों की कृति के कारण साथियों इसे क्या कहते हैं, इसे स्मृति कहा जाता है। यह साथियों मनुष्यों की कृति इसमें यह मानी जाती है। वेदांग जो होता है इसमें मनुष्यों की कृति पाई जाती है, जिसके कारण इसे वेदांग या स्मृति भी कहा जाता है। इसमें साथियों भारतीय समाज की आचार संहिता तथा पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन पाया जाता है। ये जो वेदांग होता है इसमें क्या पाया जाता है साथियों, इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय समाज की आचार संहिता क्या है, इसमें किसमें वेदांग में लिख देता हूं मैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेदांग में
भारतीय समाज की आचार संहिता, भारतीय समाज की आचार संहिता, भारतीय समाज की आचार संहिता अर्थात बात करें साथियों तो पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन होता है, अर्थात पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन प्राप्त होता है। पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें वेदांग में साथियों भारतीय समाज की आचार संहिता साथ ही साथ पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन वेदांग में प्राप्त होता है। इससे साथियों प्राचीन स्मृति की अगर बात करें, वेदांग से प्राचीन स्मृति की बात करें साथियों तो इससे प्राचीन स्मृति क्या होती है साथियों, तो इससे प्राचीन स्मृति साथियों मनुस्मृति जो होती है वह इससे भी प्राचीन है। स्मृति मनुस्मृति है। इससे प्राचीन स्मृति अगर बात करें साथियों तो मनुस्मृति जो है वह इस वेदांग स्मृति से भी क्या है, पुरानी है। इसमें हम बात करें साथियों तो वेदांग सूत्र के रूप में है। वेदांग जो है साथियों यह किसके रूप में है, वेदांग सूत्र के रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग जो होता है साथियों यह सिद्ध सूत्र के रूप में लिखा गया है। वेदांग सूत्र के रूप में लिखा गया है और इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्यों को रखने का प्रयास किया गया है। ये समझने की चीज़ है साथियों कि ये जो वेदांग है इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्यों को रखने का भी प्रयास किया गया है। अगर हम वेदांग की कुल संख्या की बात करें तो साथियों वेदांग की कुल 6 संख्या है। वेदांग की कुल 6 संख्या है। वेदांग की कुल 6 संख्या है। कौन कौन सी संख्या है साथियों इसे हम जानेंगे। पहला है साथियों शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छनद और ज्योतिष। साथियों ये भी ज्योतिष जो होती है यह भी क्या है, यह भी एक वेदांग है। ज्योतिष जो है साथियों यह भी क्या है, एक वेदांग है। वेदांग की कुल साथियों 6 संख्या है। कौन कौन सी, शिक्षा, काया, निरुक्त, व्याकरण, छनद और ज्योतिष। ये सभी साथियों क्या हैं, ये सभी वेदांग हैं। अब आगे साथियों अगर हम बात करें किसकी, महाभारत की चर्चा करें, ठीक। साथियों आगे हम महाभारत की चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा महाभारत। वेदांग के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। वेदांग जो होता है साथियों इसमें भारतीय समाज की जो आचार संहिता है तथा पारिवारिक कर्तव्यों का वेदांग में क्या होता है, वर्णन मिलता है। इसमें साथियों वेदांग से प्राचीन स्मृति की बात करें तो मनुस्मृति जो होती है, मनुस्मृति जो है यह वेदांग स्मृति से भी पुरानी स्मृति मानी गई है। वेदांग में साथियों वेदांग को सूत्र के रूप में लिखा गया है। वेदांग को सूत्र के रूप में लिखा गया है और वेदांग में साथियों कम शब्दों में अधिक से अधिक तथ्यों को रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग में कम शब्दों में अधिक से अधिक तथ्यों को रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की कुल 6 संख्या है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छनद और ज्योतिष ये सभी क्या हैं, वेदांग हैं। आगे हम महाभारत की चर्चा करेंगे। महाभारत की बात करें साथियों तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का इसका मूल नाम साथियों अगर हम बात करें, इसका मूल नाम जय संहिता है। क्या है, जय संहिता।
महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का मूल नाम क्या है साथियों? जय संहिता है। महाभारत में बात करें साथियों तो 90,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इसमें 90,000 से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इसमें 90,000 से भी ज़्यादा क्या है साथियों? श्लोक हैं। महाभारत में बात करें तो 90,000 से भी ज़्यादा क्या है साथियों? श्लोक है और इसका महाभारत का मूल नाम जय संहिता बताया गया है। और अगर बात करें साथियों तो महाभारत जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य माना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। साथ ही साथ साथियों इसके रचयिता की बात करें तो महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। महाभारत के रचयिता साथियों महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास। और साथियों अगर हम बात करें तो जो हमारा भगवत गीता है, क्या है? भगवत गीता जो हमारा है, भगवत गीता भी साथियों महाभारत का ही एक पार्ट है। भगवत गीता जो है यह महाभारत का ही एक पार्ट है, भाग है। भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। भगवत गीता जो है साथियों यह महाभारत का ही एक भाग। भगवत गीता से रिलेटेड साथियों हम कुछ जानकारी प्राप्त किए। भगवत गीता का मूल नाम जय संहिता है। इसमें 90,000 से अधिक श्लोक पाए जाते हैं। महाभारत की बात करें साथियों तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है और इसमें 90,000 से भी अधिक श्लोक पाए जाते हैं। महाभारत साथियों दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो आप वहाँ महाभारत को टिक करेंगे, ठीक। और महाभारत के अगर रचयिता की बात करें तो महाभारत के रचयिता साथियों महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। और भगवत गीता जो है साथियों यह भी किसका? महाभारत का ही एक भाग माना गया है। भगवत गीता को महाभारत का ही एक भाग माना गया है, ठीक। ये साथियों हम लोग महाभारत के संबंध में कुछ चर्चा किए। आगे हम साथियों रामायण के बारे में 2 लाइन जानेंगे। आगे हम किसके बारे में? रामायण के बारे में जानेंगे। सारी चीज़ें साथियों जैसे जैसे पॉइंट वाइज मैं लिखवा रहा हूँ, सारी चीज़ों को आप सेम एज इट इज़ उसी तरीके से आप लोग अपने नोटबुक में इसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा। आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक, जितना मैं पढ़ा दूंगा। रामायण के बारे में हम बात करें साथियों तो रामायण साथियों ये आदि काव्य, इसे रामायण को साथियों आदि काव्य भी कहते हैं। रामायण को इसे आदि काव्य भी से कहते हैं। रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं और इसमें साथियों 26,000 श्लोक पाए जाते हैं। सॉरी 24,000। रामायण में कितने? रामायण में 24,000 श्लोक पाए जाते हैं। इसमें 24,000, रामायण में 24,000 श्लोक पाए जाते हैं। रामायण में 24,000 श्लोक पाए जाते हैं। और अगर रामायण के रचयिता की बात करें, साथियों तो इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता
रामायण के रचयिता साथियों महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। ये साथियों रामायण से संबंधित जानकारी थी। क्या क्या जानकारी थी साथियों कि रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। साथ ही साथ रामायण में 24,000 श्लोक पाए जाते हैं। कितने? रामायण में 24,000 श्लोक भी पाए जाते हैं। रामायण के अगर रचयिता की बात करें तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो हैं साथियों यह रामायण के क्या हैं? रचयिता हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। आगे हम बात करेंगे साथियों पुराण की। इसे आप लोग नोट करते जाइएगा। आगे हम बात करेंगे पुराण के बारे में। पुराण क्या होता है? पुराण साथियों अगर हम बात करें तो पुराण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। यह भी एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी संख्या 18 है। कितनी है? पुराणों की संख्या साथियों 18 है। पुराण भी एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या साथियों 18 है। पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। साथियों काल के अनुसार अगर हम बात करें तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। काल के अनुसार अगर हम वैदिक काल की बात करें तो काल के अनुसार वैदिक काल को 2 भागों में। पुराण साथियों यह भी एक धार्मिक ग्रंथ है और इसकी संख्या कितनी है? 18 है। अब अगर हम वैदिक काल नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे, वैदिक काल नामक चैप्टर को पढ़ रहे थे साथियों, तो हम यह जानेंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। हम जानेंगे कौन कौन से भाग में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया साथियों। पहला ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। वैदिक काल को पॉइंट में हम लिख लेते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग साथियों बताया गया? पहला भाग बताया गया ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। इसका साथियों समय काल कब से कब तक रहा? इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल साथियों 2 भागों में से बांटा गया। पहला साथियों काल रहा ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा। दूसरा साथियों बताया गया उत्तर वैदिक काल। दूसरा बताया गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय काल साथियों रहा 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक साथियों इसका समय काल रहा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक साथियों उत्तर वैदिक काल का समय काल रहा और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल का समय काल रहा। ठीक साथियों, अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की। आगे हम चर्चा करेंगे साथियों ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे। पहली हेडिंग हम यहाँ इसे अगर आप लोग लिख लिए हों तो मैं मिटा दूँ। इसे अगर आप लोग लिख लिए हों तो मैं मिटा दूँ, या आइए लिखते हैं फिर देखते हैं। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। इसका समय काल मैंने आपको बता दिया। ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल के बारे में चर्चा करें साथियों
तो ऋग वैदिक काल में आर्यजन 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। ये साथियों सप्त सिंधु क्षेत्र में रहने का काम करते थे। इसमें साथियों जब आर्यजन आए तो इस काल में आर्यजन 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। इस काल में आर्यजन, इस काल में आर्य 7 नदियों वाले, इस काल में आर्य 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। सप्त सिंधु कहाँ? इस काल में आर्य 7 नदियों वाले, किसमें? 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। क्षेत्र में रहते थे, क्षेत्र में रहते थे। कब? ऋग वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल में। साथियों अगर बात करें तो भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती है। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होती है? ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक साथियों जो हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है, जो ऋग्वेद है साथियों, यह हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ भी है। लिख लेते हैं। भारत में आर्यों के आने की जानकारी सर्वप्रथम, भारत में आर्यों के आने की जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है साथियों? ऋग्वेद से प्राप्त। भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी अगर बात करें तो सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद साथियों हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है साथियों हिंद यूरोपीय भाषा का, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषा का, ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ कौन है साथियों? ऋग्वेद। ऋग्वेद ही साथियों हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना गया। साथियों ऋग वैदिक आर्य की बात करें तो इस देश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। उनका साथ ऋग्वेद साथियों आर्यों की अगर बात करें तो ऋग वैदिक आर्य जब आए साथियों तो यह 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में दिखाई देते हैं। उनका साथियों दास दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। जब साथियों आर्य लोग आए तो आर्यों का दास से तथा दस्यु नामक, इन साथियों दास तथा दस्यु नामक जो साथियों स्थानीय जन थे, इनसे इनका क्या हुआ? पहले इन्हें संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद ऋग में जो दस्यु कहे जाते थे वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे। ऋग्वेद में जिन्हें दस्यु नाम से पुकारा गया, ऋग्वेद में जिन्हें दस्यु नाम से पुकारा गया वह साथियों भारत देश के मूल निवासी हुआ करते थे। भारत देश के मूल निवासी हुआ करते थे। आगे बात करें साथियों तो इस काल में कब? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल में अगर बात करें साथियों तो इस काल की जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर जी कहते हैं साथियों कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। ऊपर की चीजें मैं मिटाता हूं। एक इतिहासकार हैं साथियों मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जी साथियों कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था साथियों, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान
मध्य एशिया था। मध्य एशिया था। मैक्समुलर जी कहते हैं साथियों, मैक्समुलर जी कहते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह क्या था? मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। और साथियों अगर बात करें तो आर्य प्रारंभ में ईरान गए, वहाँ से भारत आए। आर्य द्वारा निर्मित यह सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य पहले साथियों क्या कहा गया कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ गए? आर्य सर्वप्रथम साथियों ईरान गए। आर्य सर्वप्रथम क्या कहाँ गए? आर्य सर्वप्रथम ईरान गए और फिर ईरान के बाद ये कहाँ से? वहाँ से भारत के लिए वापस आए। इनके द्वारा साथियों जो निर्मित सभ्यता थी यह ग्रामीण थी। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित की गई ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता को इन्होंने निर्मित किया। तथा साथियों उनकी भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृति थी। आर्यों की भाषा जो थी साथियों यह कैसी थी? संस्कृत भाषा इनकी क्या थी? आर्यों की भाषा हुआ करती थी। और अगर बात करें साथियों इसमें तो इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी जाती है। ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल की सबसे साथियों प्रसिद्ध नदी, इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी जाती है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की सबसे प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानी जाती थी। ऋग्वेद के भारत वंश के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद के भारत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? ऋग्वेद में जो साथियों भारत वंश थे उन्हीं के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। अब साथियों हम इनके आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में या ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। किसका? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की चर्चा करें अगर हम साथियों तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? कबीलाई प्रकार की थी। ऋग्वैदिक कालीन जो साथियों क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक कालीन साथियों ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई प्रकार की व्यवस्था थी। कबीलाई प्रकार की थी। ऋग्वैदिक कालीन साथियों जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी? कबीलाई प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। कबीलाई प्रकार की। ऋग्वैदिक लोग साथियों जनों या कबीलों में विभाजित थे। ये दो भागों में, ये किसमें? जनों में तथा कबीलों में। ये कबीलों, जनों तथा कबीलों में दो भाग में साथियों क्या थे? ये दो भाग में विभाजित थे। जनों में साथ ही साथ कबीलों में दो भागों में ये विभाजित हुआ करते थे। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। प्रत्येक कबीले का साथियों एक राजा होता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। जिसे गोप कहा जाता था। प्रत्येक कबीले का एक राजा हुआ करता था और उस राजा को साथियों क्या कहा जाता था? गोप नाम से पुकारा जाता था। और साथियों ये कबीले का संरक्षण होता था। गोप जो होता था यह कबीले का क्या होता था? संरक्षण। चूँकि भाई कबीलों का राजा है तो इस वजह से यह कबीलों का क्या होगा? संरक्षण होगा। अगली हम बात करें साथियों, इसे पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। ग्राम, विश और जन ये उच्चतर इकाई हुआ करते थे उस समय साथियों। पूर्व वैदिक काल में जो ग्राम हुआ करते थे तथा विश और जन लोग जो थे साथियों ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम कई परिवारों के समूह को कहते थे और ग्रामणी ग्राम का प्रधान होता था। ग्राम जो होता था साथियों
क्या होता था, कई लोगों के समूह को क्या कहते थे, सॉरी, कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। कई परिवारों के समूह को साथियों ग्राम कहा जाता था, और उस ग्राम का जो क्या होता था, जो प्रधान होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। लिखते हैं, कई परिवारों के समूह को एक ग्राम कहा जाता था। ग्राम मतलब गांव, एक ग्राम कहा जाता था, समूहों को ग्राम कहा जाता था, ऐसे लिखिए। ग्राम कहा जाता था। कई परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता था तथा ग्राम का जो प्रधान होता था साथियों, इसे ग्रामणी कहते थे, तथा ग्राम का प्रधान, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक। ऊपर से नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक साथियों। कई परिवारों के समूह को साथियों ग्राम कहा जाता था तथा ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम का जो प्रधान हुआ करता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। अगली हम बात करें साथियों तो 20 कई गांवों का समूह होता था। 20 जो होता था, ये तो हम लोगों ने ग्राम की चर्चा कर लिए, अब हम 20 की चर्चा करेंगे। 20 जो होता था, 20 कई गांवों के समूह को, कई गांव के समूह को कहा जाता था। 20 साथियों कई गांव के समूह को कहा जाता था तथा अगर हम बात करें तो इसका प्रधान विस्पति कहलाता था। इसका प्रधान विस्पति, इसका प्रधान विस्पति कहलाता था। इसका प्रधान क्या कहलाता था, विस्पति कहलाता था। विषों का समूह साथियों जन कहलाता था। जन के अधिकारी को जनपति या राजा कहा जाता था। विषों का जो समूह होता था उसे जन कहा जाता था। विषों के समूह जो होते थे साथियों उसे जन कहा जाता था। साथ ही साथ उन जनों का जो क्या होता था, प्रधान होता था उसे या अधिकारी होता था उसे जनपति या राजा भी कहा जाता था। देश या राष्ट्र जन से ऊपर होता था। देश जो होता था और राष्ट्र जो होता था वह किससे, जन से ऊपर हुआ करता था। पहले ग्राम हुआ करता था, फिर उसके बाद विश्व हुआ करता था। विश्व के बाद अगर बात करें तब जन हुआ करते थे और जन के बाद तब राष्ट्र हुआ करता था। इस दौरान ये साथियों सीरीज चलती थी, ये साथियों सीक्वेंस था उस समय। कब, जब साथियों ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो होती थी, ऋग्वैदिक कालीन साथियों जो सभ्यता थी और ऋग्वैदिक कालीन जो समय था उस समय सबसे पहले ग्राम होता था। ग्राम का जो साथियों ग्राम प्रधान होता था उसे ग्रामणी कहते थे। उसके बाद विष होता था साथियों, कई गाँव के समूह को विष कहा जाता था। इसका प्रधान विस्पति होता था। इसका प्रधान क्या होता था, विस्पति। उसके बाद साथियों क्या होता था, विषों का जो समूह होता था, कई विषों का जो समूह होता था वह क्या कहलाता था, जन कहलाता था। और जन के जो अधिकारी होते थे साथियों इन्हें जनपति कहा जाता था। और फिर बाद में क्या होता था साथियों, इन तीनों से ऊपर क्या होता था, राष्ट्र हुआ करता था। इन तीनों से ऊपर राष्ट्र हुआ करता था। आगे साथियों हम बात करें कि ऋग्वेद में सभा, समिति, विदर्भ तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में किसका, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है साथियों, सभा, समिति, सभा, समिति। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदर्भ तथा गण, विदर्भ तथा गण
विदर्भ तथा गण अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेख प्राप्त होता है कब साथियों? ऋग्वेद में किसका उल्लेख? सभा का, समिति का, विदर्भ का तथा साथियों किसका? गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का क्या होता है? उल्लेख भी प्राप्त होता है। ये साथियों अगर हम बात करें तो ये साथियों एक परिषद का मतलब एक संगठन होता है। परिषद का तात्पर्य यहाँ किसके? संगठन से। परिषद का मतलब यूनियन से होता है, अर्थात संगठन से होता है। तो ये साथियों संगठन सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ये जो संगठन हुआ करते थे साथियों या परिषद हुआ करते थे, ये किसका? सैनिक तथा साथ ही साथ किसका? धार्मिक कार्य को देखने का काम करते थे। ये सैनिक तथा धार्मिक कार्य को देखते थे। किसे? सैनिक तथा धार्मिक कार्य को ये देखने का काम करते थे। ये साथियों महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। महिलाएं भी इस समय साथियों जो अगर बात करें ऋग वैदिक सभ्यता काल में बात करें तो महिलाएं भी राजनीति किया करती थी। ठीक, आगे बात करें साथियों तो सभा जो होता है वो श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। सभा भी थी साथियों। सभा जो थी ये कैसी संस्था थी? यह श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की क्या थी? संस्था थी। अभिजात तथा सभा जो थी साथियों यह श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की क्या थी? एक संस्था हुआ करती थी। एक संस्था हुआ करती थी। और अगर बात करें साथियों तो समिति जो होता था यह केंद्रीय राजनीति संस्था थी। समिति जो थी यह केंद्रीय राजनीति संस्था थी। समिति जो थी साथियों यह क्या थी? केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। केंद्रीय राजनीतिक क्या थी? संस्था हुआ करती थी। समिति साथियों राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने तथा उस पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः यह समस्त राज्य की संस्था हुआ करती थी। समिति जो होती थी यह सभी राज्यों की क्या हुआ करती थी? संस्था। अब अगर हम किसकी बात करें? हम सभा की बात कर लिए, समिति की बात कर लिए। अब हम विदथ, यहाँ साथियों विदथ होगा। विदथ की बात करेंगे कि विदथ क्या होता है। विदथ साथियों आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता है। विदथ जो था, विदथ यह आर्यों की विदथ जो था साथियों यह क्या थी? यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसे जनसभा भी कहा जाता था। जो विदथ था साथियों इसे क्या कहा जाता था? आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदथ, और इसे जनसभा भी कहा जाता था। आगे हम बात करें साथियों तो उस समय दो प्रकार से लिया जाता था। उस समय कर जो था, उस समय जो कर लिया जाता था दो प्रकार से लिया जाता था। कौन कौन प्रकार से साथियों? बलि अर्थात स्वेच्छा से दिया गया उपहार तथा भोग अपने हिस्से का कुछ भाग। उस समय साथियों ऋग वैदिक काल के समय अगर हम बात करें
ऋग वैदिक काल के समय साथियों जो कर लिया जाता था वह दो प्रकार से लिया जाता था। पहला तो साथियों जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाए, उसे बलि कहा जाता था। बलि का मतलब हुआ स्वेच्छा से दिया गया उपहार। पहला साथियों प्रकार होता था बलि। बलि का मतलब हुआ कि आप स्वेच्छा से कोई उपहार दे रहे हैं, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से दिया गया उपहार जो होता था वह क्या होता था, बलि। और दूसरा प्रकार होता था भोग। दूसरा प्रकार होता था भोग, अर्थात अपने हिस्से का कुछ भाग दे देना। अपने हिस्से का कुछ भाग कर के रूप में दे देना ही क्या कहलाता था, भोग कहलाता था। इस प्रकार से ऋग वैदिक काल के समय दो प्रकार के कर हुआ करते थे। कौन कौन से, एक बलि हुआ करता था और दूसरा भोग हुआ करता था। ये साथियों हम लोगों ने ऋग वैदिक कालीन ये राजनीतिक जीवन क्या था इसे हम लोगों ने जाना। ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम लोगों ने जाना। कल की क्लास में हम लोग इसका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन है इसे भी हम लोग जानेंगे। ऋग वैदिक, अब आप लोगों की क्लास रेगुलर वे में होगी, क्लासें रेगुलर होंगी साथियों। और कल की क्लास में हम लोग ऋग वैदिक काल की हम लोगों ने राजनीतिक जीवन को पढ़ लिया गया। अब कल के क्लास में हम लोग सामाजिक जीवन क्या था, साथ ही साथ ऋग वैदिक काल का जो आर्थिक जीवन था वह क्या था, इसे हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। ठीक साथियों, ठीक है। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे दिया करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे दिया करिए। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुँच उनके भी करियर में कुछ भूमिका निभाए, या अन्य विद्यार्थी भी जिन्हें लगे कि यह विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल हमारे हित में कार्य कर रहा है वो भी इसकी सदस्यता ले सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया मैं फिर से कह रहा हूं कि जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया करिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट भी हो तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़ें, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।